उधर राजस्थान के बीकानेर जिले के एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आपको परिचय करवाते हैं जहां पर हर रोज सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और प्रदूषण धुंध इस ग्रामीण क्षेत्र को सब अपने आगोश में ले रही है। नतीजा यहाँ श्वसन में संबंधित अनेक रोग इस गांव में रहने वाली जनता को होती जा रही हैं। इस गांव में दमा के रोगी सबसे ज़्यादा है। घर घर में इस श्वास की बीमारी से पीड़ित है और साथ ही गांव का नाम है खारा, जो श्रीगंगानगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता है। आपको बता दें कि इस गांव में हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा तो 900 के पार पाया गया। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला इलाका है। इस दौरान बीकानेर के इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह ने लिया खारा गांव के जायजा और साथ ही लोगों से खास बातचीत की। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर जिले का एक गांव जिसका नाम है खारा, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। देखो, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये खारा वो गांव है जहाँ AQI लेवल है वो 900 से भी ज्यादा है, जो कि अपने आप में देश भर में सबसे ज्यादा, जहाँ पर एक तरह से हवा इतनी प्रदूषित है। यहाँ पर चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये खारा रिको का, लोगों को अस्थमा और COPD और तमाम तरह की बीमारियां हो चुकी है। 12,000 से भी ज्यादा आबादी का यह गांव है। यहाँ पर लोग हैं जो ज्यादातर बीमार हैं, अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बसंती सुथार है और मैं खारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो हम हर घर में सर्वे करने जाते हैं और हर घर में हमें 2 या 3 पेशेंट अस्थमा के मिलते हैं। क्या कारण? जी, यहाँ से इतना चूना आता है कि रात को तो सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या ऐसा कारण जिसके कारण चूना आता है यहाँ? जी, यहाँ इंडस्ट्री जो चूने की फैक्ट्रियाँ हैं उसका चूना इतना आता है यहाँ पे, और कई बार प्रशासन को शिकायत भी, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ इस पर आज तक। और अब हम सभी महिलाओं ने एक चीज़ ठानी है कि हम सभी बच्चों सहित जाके कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देंगे और जब तक हमारी ये समस्या का हल नहीं होता हम नहीं उठेंगे वहाँ से। चलिए, आप बताएं, आपके हाथ में रिपोर्ट हम देख रहे हैं। मेरी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम की रिपोर्ट है। मैं मोनिका कंवर, अभी मैं 17 साल की हूँ, पर फिर भी यहाँ पे गांव में रेस्पिरेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। लगभग यहाँ पे हमने इलेक्शन के टाइम एवरी टाइम हम हर बार लोगों को यही बताते हैं, जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तब, कि यहाँ पे जैसे POP वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं और लोग सच में उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है उससे। अभी भी जैसे ये है कि फिर भारत में लोग 40% लोग अपनी सारी इनकम है ना हेल्थ। आप बताएं, आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं। हाँ, यही क्या दिक्कत, यहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना करना है और दिक्कतों के पीछे बड़ा कारण क्या है? कारण तो ये चूने की फैक्ट्रियां ही है सबसे बड़ी। तो बच्चे बुजुर्ग सबके मतलब सांस की दिक्कत होती है सबके। देखिए, आपका कुछ क्या? मैं यहाँ की निवासी हूँ और मेरे को यहाँ से बचपन से जो चूना 4-5 साल से काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया तो थोड़ा सा सीमित है, पर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लोगों ने इतनी लगा दी है और उसका डस्ट पास वाले क्षेत्रों मतलब आस पास वाले घरों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से सांसों में हमारे चूना चला जाता है। स्किन प्रॉब्लम, सांस में प्रॉब्लम, हमें घुटन महसूस होती है और रात को अगर हम गलती से बाहर भी सो जाए ना तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम खांसी दवाइयाँ, मेरी पर्सनल एक दवाई चलती है जिसको लेती हूँ तभी मेरी सांस आती है। यहाँ के सरपंच हैं भैरव से, बताएं क्या समस्या है? सर, सबसे बड़ी तो समस्या है पॉल्यूशन की। तो चूनो बढ़ जाए, लुगे यहाँ सुबह उठा खाली काम एक ही रहो, झाड़ू रो, दूध जो कपड़ा धोता ही रो, खाली वही काम है। लुगे छोटे छोटे बच्चे हैं सब, मैं घर जाऊँ, सरपंच जाना पड़ा, मन के सरपंच साहब थाना वोट दिया था, वो तो समस्या करा को ना। कलेक्टर मैडम ने मेरे को सीधा बोला कि सरपंच साहब आप अपना वहम निकाल दो। अगर इन सब समस्याओं का निदान नहीं होता है तो क्या ये माने आने वाले समय आप जयपुर तक जाके अपने गांव के लोगों को ले जाके दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली बिल्कुल धरना दूंगा मैं, कलेक्टर ऑफिस नहीं दिल्ली तक जाऊंगा मैं। हम कलेक्टर आके धरना देंगे जब तक ये समस्या का समाधान ना हो। सरकार ये तो बैठ के इनको या तो दूसरी जगह स्थापित करे फैक्ट्रियों को। बार बार ये चीज है ना, बार बार सरकार को दे रहा हूँ, कलेक्टर को दे रहा हूँ, ये मेरे हर इतने सारे ना, मैंने और भी मेरे पास पड़े हैं, प्रशासन को अवगत करा, और हम क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्रियों बंद नहीं करवाना चाहते हैं, बंद तो नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई इलाज तो करे इनका। पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो लगभग सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है वो खारा में हो रही है, जो अस्थमा, एलर्जी, लंग्स की जो संबंधित बीमारियां उससे संबंधित हो रही है। और शासन और प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद के बैठा है।
जिस पे मानवाधिकार आयोग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी उनको संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी समस्याओं की यदि हम बात करें तो ये गांव है वो शाम के समय में, दिन में आगोश में, धुएं के आगोश में छिप जाता है ये गांव, और तमाम तरह के रोग हैं वो यहाँ के ग्रामीणों को लग जा रहे हैं। सायला क्षेत्र में स्थित रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर पिछले कई दिनों से क्षेत्रीय किसानों और जीव प्रेमियों से नाराजगी मिल रही थी, जिस पर घायल जीवों के इलाज में हो रही अव्यवस्थाओं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जीव रक्षा दल ने धरने की चेतावनी दी थी। इस पर रावला वन विभाग के डीएफओ दलीप सिंह राठौड़ ने रेंज के साथ रेस्क्यू सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राठौड़ ने रेस्क्यू सेंटर की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी अव्यवस्था के बीच घायल जीवों का इलाज कैसे हो सकता है। रेस्क्यू सेंटर में सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। यहाँ घायल जीवों के इलाज के लिए दवाइयों और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। राठौड़ ने यह भी कहा कि कोई डॉक्टर नहीं है जो घायल जीवों का त्वरित इलाज कर सके, जिसके कारण कई जीव उपचार के बिना ही मर जाते हैं। डीएफओ राठौड़ ने इस समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वे 5 से 10 दिन के भीतर रेस्क्यू सेंटर की अव्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे। सर, आप अपना नाम और पद बताएं। दिलीप सिंह राठौड़, डीएफओ श्री गंगानगर। सर, सबसे बड़ी बात है, जब से यहाँ रेस्क्यू सेंटर बना है, यहाँ पर एक तो जो गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई तो आपने देख ही ली है, प्लस ना यहाँ डॉक्टर है। जब भी जितनी बार भी यहाँ जीव लेके आए हैं तो वो यहाँ से मर कर ही गए हैं, जिंदा लेके आए हैं, तो कोई सही होकर यहाँ से निकला, इसके बारे में आप बताएं। ऐसा नहीं है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जब भी कोई घायल वन्य जीव यहाँ आता है तो यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर है राजकीय हॉस्पिटल से उनको हम सूचनाएं देते हैं, तो वो यहाँ के उनका इलाज करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वन्य जीव स्वस्थ होकर उसको वापस जंगल में छोड़े। जहाँ तक वाहन की व्यवस्था की बात है, हमारे अभी हमने डीएमएफटी के अंदर एक रेस्क्यू वाहन के लिए हमने भेजा है प्रस्ताव, और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें उसकी खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। क्योंकि सर यहाँ जो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमें कुछ बजट भी मिलता है, जिससे जो भी घायल वन्य जीव लाने के लिए उसका हम उसमें भुगतान भी करते हैं। लखपत जी, आप बताओ, अभी आपको कुछ दिन पहले ही वन विभाग ने एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है, तो उसके बारे में, और जो आज आप रेस्क्यू सेंटर रावला में आए हो, तो आने का कारण और डीएसओ जो आए हैं, ये सारा विस्तार से बताएं हमें यहाँ। तो श्रीमान जी, हमने इनको पहले भी एक दिन आगे भी बुलाया और बताया कि भाई ये साफ़ सफाई है, जाड़ियों की जो व्यवस्था है, जानवर जो आ रहे हैं मर रहे हैं, इनकी कोई सार संभाल नहीं है। इस वजह से इनको आज दोबारा बुलाया गया। अब आए हैं, इन्होंने जो भी है अभी, जैसे कि ये टीन शेड है, जाड़ियों की व्यवस्था है, जो दवाइयाँ हैं ये प्रोवाइड करवाने के लिए, और डॉक्टर को भी यहाँ एक मौके पर भी गुप्ता जी है उनको रखा गया है। उन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएँ देने के लिए कहा गया है। तो अभी डीएफओ साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया एक बार कि भी 5-7 दिन के अंदर ये जो जाली की व्यवस्था है, रंग रोगन की है, और जो भी जानवर हैं तो इनकी देखभाल के लिए दवाइयाँ और कुछ सामान और ख़रीदा जाएगा। तो इसी पर्पज़ से आ जाएंगे हम, और इसी पर्पज़ से बुलाए गए। नहीं, थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि यहाँ रेस्क्यू सेंटर में 2-4 जो है रोज है किसी अन्य जीव को यहाँ लेके आए थे, तो वो क्या जानकारी है? हाँ, सुबह आज एक मैंने ही 10 बजे के करीबन एक रोज़ नीलगाय तो कुत्तों ने काट लिया था, वो यहाँ भेजा गया था, उसकी आज डेथ हो गई है। और बाकी 2-3 नीलगाय और आए हैं, एक के गले में तार फंसी हुई थी, उसका भी इलाज चल रहा है। और यहाँ मौके पे जो कर्मचारी थे तो वहाँ कोई इसमें मिला नहीं, तो इस वजह से मेरे को समाज के क्षेत्र से जो लोग आए थे उन्होंने मेरे को फ़ोन पे सूचित किया। उसके बाद मैंने वहाँ वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पे भेजा और उन्होंने आके उसकी सार संभाल की। एक तो मेन समस्या यहाँ डॉक्टर की है, जो डॉक्टर यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच रहे हैं। विभाग टाइम पे पहुँच जाएगा पर डॉक्टर नहीं पहुँचेगा तो विभाग के कर्मचारियों के लिए फर्स्ट एड के लिए सामान नहीं है। अब फर्स्ट एड के लिए सामान और इसकी व्यवस्था हो जाएगी, आज कुछ अभी हो जाएगी, कुछ कल सुबह हो जाएगी। इसके बाद से नियमित एक ये हो जाएगी, पहले आज बात कह रहे हो, आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया है और गुप्ता जी को बोल दिया गया कि भी जो जो दवाइयाँ यहाँ फर्स्ट एड के लिए जरूरत है वो हमें लिख के आज ही दो और सुबह ही हम कल खरीद के मेडिसिन यहाँ पहुँचा देंगे। मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम जामोला में एक दुखद घटना घटी जिसमें स्कूल छात्र की खेत पर काम करते हुए मौत हो गई। मृतक टीकम जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था,
वहीं अवकाश पर खेत पे काम करने गया था। मोटर चलाते समय उसका पैर फिसल गया और वह खेत के पास स्थित कुएं में जा गिरा। जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मदद से टीकम को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शव को मसूदा मोर्चे में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कराया गया। उधर साइला पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से दस्तयाब किया है। जुडिशियल कस्टडी पर उसे भेज दिया गया है। आरोपी ने करीब 1 साल पहले एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उस घटना के दौरान उसके साथ ही अन्य आरोपी भी चोरी में वारदात में शामिल थे, लेकिन चोरी की घटना के दौरान बाइक फिसलने से एक की मौत हो गई थी, दूसरा 1 साल से फरार चल रहा था, जहां पर पुलिस ने उक्त मामले में ही बाइक को बरामद कर लिया और आरोपी को दस्तयाब किया है। जालोर शहर में देर रात को घर के बाहर खड़ी आइचन गाड़ी में अचानक से आग लग गई, जिस पर पता लगने पर कार मालिक द्वारा अग्निशमन दल को फोन करके बुलाया गया और साथ ही दमकल की सहायता से आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग से गाड़ी के इंजन समेत आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटें इतनी उठी कि मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ गया। जालोर की कोतवाली पुलिस ने अवैध बजरी खनन के एक मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा हुआ डंपर और उसके चालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जालोर जिला मुख्यालय के टीला मार्ग पर स्थित सर्किट हाउस के पास पुलिस गश्त के दौरान की गई। साथ ही पुलिस निरीक्षक ने बताया कि अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा था, उसे कहीं परिवहन किया जा रहा था और पुलिस ने डंपर का पीछा करते हुए से रोका। डंपर के चालक इलियास खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के धुलान गांव में एक पुराने रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों ही पक्ष की ओर से लाठी डंडे और भाटा जंग शुरू हो गई। इसमें घटना में 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हो गए। टहला थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश की। घायलों को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जीतपुरा ग्राम पंचायत के किरावड़ा कुंड मंदिर में 2 साल की मादा पैंथर का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर पैंथर के शव को कब्जे में लेकर झुंझुनू उप वन संरक्षक को जानकारी दी गई। मृत पैंथर को राजकीय वाहन के जरिए इंद्रपुरा वन नर्सरी ले जाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी, पशु चिकित्सा टीम और ग्राम पंचायत सरपंच भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद पैंथर के शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। सैंपल फॉरेंसिक टीम ने लिए, जहां पर जयपुर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जीतपुरा ग्राम पंचायत के किरावड़ा कुंड मंदिर में 2 साल की मादा पैंथर का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर पैंथर के शव को कब्जे में लेकर झुंझुनू उप वन संरक्षक को जानकारी दी गई। मृत पैंथर को राजकीय वाहन के जरिए इंद्रपुरा वन नर्सरी ले जाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी, पशु चिकित्सा टीम और ग्राम पंचायत सरपंच भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद पैंथर के शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। सैंपल फॉरेंसिक टीम ने लिए, जहां पर जयपुर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बानसूर और आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद ठंडी और बर्फीली हवाओं ने लोगों को कपकपा दिया। लगातार चल रही उत्तरी हवाओं के कारण विजिबिलिटी में भी कमी आई है, जिससे सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली और हरियाणा से चलने वाला घना कोहरा अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन के कारण सर्दी का असर और बढ़ गया है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव करना शुरू कर दिया है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि ऐसी ठंडी हवाओं का दौर लंबे समय बाद देखने को मिला है। सर्दी के बढ़ने के प्रकोप के साथ ही क्षेत्र में फॉग और हवाओं का असर भी जारी है। आम जनजीवन अब सर्दी से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है।
डीडवाना जिला मुख्यालय सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है, जहां पर सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज, जहां शहरों में जगह जगह स्कूल कॉलेज के बाहर गली मोहल्लों में मुख्य सड़कों पर सीवरेज चैम्बर के ढक्कन टूटे फूटे मिले हैं। साथ ही कई जगह तो सीवरेज चैम्बर सड़क से 2-2 फीट नीचे दबे हुए हैं। इतना ही नहीं, आए दिन सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो होते रहते हैं, जिससे सारी गंदगी सड़कों पर आ जाती है। इसकी वजह से गंदी बदबू आती है और इसका सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जनता सीवरेज से पानी भरने से परेशान है। वहीं सड़कों पर जगह जगह चैम्बर ओवरफ्लो है। मुख्य सड़क मार्ग पर गली मोहल्ले में चैम्बर के ढक्कन टूटे हुए दिखाई दिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने सिकरी के नरेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेंशनर समाज द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशन और वृद्धजन सम्मान समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशनर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। बेड़म ने बताया कि प्रदेश में 90,56,199 पेंशनर्स मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और सीमांत कृषक वृद्धाश्रम योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 1150 रुपये और 2,500 रुपये प्रति माह तक राशि प्रदान की जा रही है। शहर और आसपास के इलाके में सर्दी के सीजन के पहले इलाके में आज घना कोहरा छाया मिला, जहां पर दिनचर्या भी काफ़ी प्रभावित नजर आई। वहीं दूर से गुजरने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ा। पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके में एक साथ कोहरे के बढ़ने से सर्दी का सितम भी बढ़ने लगा है। जगह जगह पर सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी इलाके में काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वहीं सर्दी बढ़ने के कारण स्कूल में जाने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।